आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किसका? 17th ग्रुप एलिमेंट का। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे, तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आपका रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। जो सबसे पहला हम लोग चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन जो है वो किस तरह से रहता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो रिएक्शन तो सबको ही करते हैं। अभी फ्लोरीन है वो भी करेगा और 2HF बनाएगा। आपका क्लोरीन है तो वो भी करेगा आपका यहाँ पे 2HCl। और अगर ब्रोमीन है तो भी, मतलब जितने भी हैं वो सारे रिएक्शंस करेंगे, लेकिन इनके रिएक्शन का पैटर्न जो है ना वो अलग अलग रहेगा। कैसे अलग रहेगा ये जरा हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगर बात करते हैं फ्लोरीन का तो ये जो रिएक्शन है ना ये डार्क में भी हो जाता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये डार्क में भी पॉसिबल है, मतलब आपको एनर्जी का जरूरत नहीं, अलग से एनर्जी देना जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर क्लोरीन के साथ है तो आपको H न्यू, मतलब इस तरह से लिखा रहेगा। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? एनर्जी फोटोन, स्मॉल क्वांटम ऑफ फोटोन, या कह सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है? H न्यू का, जहाँ पे आप प्लांक्स क्वांटम थ्योरम पढ़ते होंगे वहाँ भी देखते होंगे, या फिजिक्स में भी देखते होंगे, मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी का यहाँ पे इस तरह से। लेकिन अगर वही ब्रोमीन के साथ है तो ब्रोमीन के साथ हमको हीट करना पड़ेगा। हीट का सीन मतलब ये भी एनर्जी है। ठीक है, आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो एनर्जी सप्लाई कर ले, लेकिन इससे क्या है? ज़्यादा है। इससे क्या है? ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? और अगर I2 की बात करते हैं, ये जो मतलब 444, मतलब ऑलमोस्ट 450 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऐसा लिखा है। अब वन ऐसा कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं 450 लिखा है, कहीं कहीं 440 भी लिखा रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतने पे जो है ना आपका वो क्या होता है? रिएक्शन करता है, नहीं तो नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है, तब है कि HF और जो HCl है वो कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं ये देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करते हैं कि HF और HCl, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि HF और HCl जो है ना, प्रिपरेशन ऑफ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं HF एंड HCl। तब क्या है? CaF2, अलग प्रोसेस है CaF2, और इसके साथ अगर हम लोग कंसंट्रेटेड कॉन्क, यहाँ लिखा रहेगा कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 देते हैं, तब आपका क्या बनता है? HF बनता है। क्या बनता है? HF बनता है। मतलब HF और ये इसके साथ बना के कंपाउंड बनाएगा। तो हम लोग बस इसकी चर्चा करते हैं। किसकी बात करते हैं? HF की बात करते हैं। या अगर यहाँ पे NaCl है, क्या है आपका? NaCl है, और आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो आपका क्या बनेगा? HCl बनेगा। समझ में आ रहा है? HCl बनेगा, और बाकी क्या है आपका? सल्फेट, जो सोडियम निकलेगा वो सल्फेट के साथ आपका रिएक्शन करेगा। ठीक है, चलिए तब क्या है कि HBr और HI को हम लोग इस प्रोसेस से नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? कि आप लिखिएगा कि HBr एंड HI मतलब हाइड्रोजन हाइड्राइड, सॉरी आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, आपका कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस रिएक्टेंट। ठीक है, दैट रिएक्टेंट बोलिए। इस रिएक्टेंट से नहीं बनाते हैं। तब कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तब कैसे बनाते हैं। तो अगर HI की बात करते हैं हम लोग, HBr की बात करते हैं, तो यहाँ पे NaBr, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड लेंगे, और तब क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड H3PO4, कंसंट्रेटेड H3PO4 करेंगे ना, तब बनेगा। तब आपका क्या बनेगा? HBr, और बाद में आपका Na3PO4, ये आपका बनेगा। लेकिन अगर यही हम NaBr का अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 से अगर कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपका? HBr तो बनेगा, HBr बनेगा, लेकिन ये फिर किस में चेंज कर जाएगा? Br2 में चेंज कर जाएगा। क्या चेंज कर जाएगा? Br2 में चेंज कर जाएगा, और यहाँ पे
Na2SO4। इसीलिए लिखा गया है कि HI और HBr जो है ना वो इस रिएक्टेंट से नहीं बनेगा, इससे सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन वाला ही हाइड्राइड बनेगा। ब्रोमीन और आयोडीन वाला जो हाइड्राइड है वो इससे बनेगा। क्या बनेगा? इससे बनेगा, इससे नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि HBr बनता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? HBr2, मतलब ब्रोमीन मॉलिक्यूल में या गैस में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तब अगर हम लोग इसके प्रोडक्ट के बाद हाइड्राइड जो हैलोजन का जो हाइड्राइड है इसके प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है वो जरा समझिएगा। ठीक है। तो ये तो बहुत कम ही टेम्परेचर पे आपका बन जाएगा। बाकी ये जो है ना कम टेम्परेचर और क्या होता है? लिक्विड होता है और ये हाईली एसिडिक होता है। इसको हम लोग ग्लास मतलब कांच के ग्लास में भी है ना, मतलब इसको हम लोग स्टोर नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी एसिड्स हैं हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री लैब में कि वो ग्लास में क्या है ना, ग्लास का एक जार होता है उसमें स्टोर होता है, लेकिन वो इसको भी कोरोड कर देता है। क्या होता है? उसको भी कोरोड करता है। और इसी नेचर के कारण हम लोग एक प्रोसेस है इचिंग, जो कांच के ग्लास में जो डिजाइनिंग देखते हैं ना उस डिजाइनिंग को करने में ये हेल्प करता है, इसका यूज करते हैं इचिंग। चलिए ठीक है। बाकी जो ये सब हैं ये सब क्या है? आपके गैस हैं। जितने भी ये हाइड्राइड है वो क्या होते हैं? आपके गैस होते हैं। अब इनके गैस हैं तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है आपका? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए HF है, HF की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है। आप लिख सकते हैं इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या बनाता है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया? तब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये लिक्विड से क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। जैसे HF और तब फिर ऐसे करके H और F, फिर इसका H और ये F, तो ये जो फॉर्म है वो क्या आपका सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है। समझ में आया? तो मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम लोग देखें ट्रेंड तो हम लोग पढ़ते थे कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो मतलब ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था आपका जो ट्रेंड है वो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। लेकिन क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा? इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो ये इस तरह से आप याद रखिएगा। 16th ग्रुप में भी हम लोग उसका देख ही रहे थे हम लोग, क्या नाम है आपका? H2O का। ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है। चलिए तब अगर हम लोग बात करते हैं पोलर नेचर का, पोलर नेचर तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। अब जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उससे कम, उससे कम और उससे कम। तो अगर कहें पोलर नेचर का बात करते हैं अगर हम लोग पोलर नेचर, तब क्या होगा आपका? HF का सबसे ज्यादा, मतलब पोलर नेचर मतलब क्या बात करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट्स की बात करते हैं। और ये क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपका HCl है, उसके बाद आपका HBr है और तब आपका HI है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक। तब है थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं इसके, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब जो हीट देने पे भी स्टेबल हो। क्या हो आपका? स्टेबल हो। तो जाहिर सी बात है जिसका पोलैरिटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, अट्रैक्शन क्या रहेगा? उतना ज्यादा रहेगा। अट्रैक्शन उतना ज्यादा रहेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी आपका यही हो जाएगा। ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी आपका होगा यही हो। क्यों? क्योंकि ये इनका साइज का डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? ज्यादा है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा रहेगा। ये भी छोटा, ये भी छोटा, कैटायन भी छोटा, एनायन भी छोटा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब आप इसको ऐसे बनाइए और फ्लोरीन अगर ऐसे कर रहे हैं तो हाइड्रोजन ऐसे, क्लोरीन और बड़ा कीजिएगा, ऐसे और बड़ा कीजिएगा और ऐसे और बड़ा कीजिएगा, तभी क्या है? तभी क्या है कि आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज करता चला जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी इसका ज्यादा। स्टेबिलिटी मतलब क्या है? जो टेम्परेचर देने पे जल्दी टूटे नहीं। समझ रहे हैं? इसी को आप लोग पढ़ सकते हैं बॉन्ड एनर्जी के रूप में। तो इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम और कम। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है उसका? ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ क्या है आपका? ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ यही बोलते हैं ना, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस को। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम लोग साइज क्या होता है? बड़ा होता चला जाता है। ठीक है। तब बात करते हैं हम लोग रिड्यूसिंग नेचर का। अगर इनके रिड्यूसिंग नेचर का हम लोग बात करें तब क्या हो जाएगा?
रिड्यूसिंग नेचर। अब रिड्यूसिंग नेचर मतलब H+ देना है। क्या देना है? H+ देना है। तो H+ कौन देगा? जिसका बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है, वो आसानी से टूट जाएगा। तो H+ सबसे ज़्यादा कौन, सबसे पहले कौन देगा? फ्लोरीन सबसे कम, उससे ज़्यादा क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ, उससे ज़्यादा ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ, और उससे ज़्यादा आपका ये HI का बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। तो ये आसानी से H+ रिलीज करेगा, तो इसका रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपको वेरी करेगा। तब कह सकते हैं, यहीं पे आप लोग जान सकते हैं कि एसिडिक नेचर क्या होगा। अब एसिडिक नेचर मतलब हाइड्रोजन को जो रिलीज कर दे आसानी से, तो कौन रिलीज कर रहा है? यही ट्रेंड रहेगा। तो कुछ अलग नहीं है, अलग है प्रॉपर्टी, नाम अलग है, समझने के लिए आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, तब फ्लोरीन का जो कोरोसिव नेचर है, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो HF है, इसका क्या है? कोरोसिव नेचर है। क्या है आपका? कोरोसिव नेचर। समझ में आ रहा है? कोरोसिव नेचर मतलब ये जो है ना, जितना भी HX है, सबका कोरोसिव नेचर है। इसका और ज़्यादा है, इसका क्या है? और ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि HCl वगैरह तो आपको जार में दिखता भी होगा, इसका आपको नहीं दिखेगा। ये सब मेटल वगैरह वो करता है, ये तो कांच के गिलास को भी कर देता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो कह सकते हैं कि HF cannot stored in glass container, ग्लास और मेटल कंटेनर। ठीक है, ग्लास और मेटल कंटेनर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि इसी से ये क्या होता है? ईचिंग करता है। तो इसका प्रॉपर्टी जो है, इसका अगर यूज कैसे करते हैं, तो यूज्ड एज ईचेंट। क्या कहते हैं? ईचेंट। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ईचिंग ऑफ ग्लास। ठीक है, ईचिंग ऑफ ग्लास। समझ में आ रहा है? ग्लास पे जो भी डिजाइन बना रहता है, वो आपको इसी के कारण बना रहता है। तब इसको हम लोग स्टोर कहाँ करेंगे? तो इसको ना स्पेशल टाइप का एक हम प्लास्टिक बोतल में जो है ना हम लोग स्टोर करते हैं। प्लास्टिक बोतल क्या होता है? गट्टा पर्चा। आप गट्टा पर्चा का नाम सुने होंगे, जब आप दांत का RCT वगैरह करवाएंगे ना, तो आपको वो आपको नजर आएगा कि जो फिलिंग करता है, RCT करने के बाद जो एक पतला सा ऐसा करके आपको रूट में लेके जाता है, वो पॉलीमर क्या है? गट्टा पर्चा। ठीक है, क्या है आपका? गट्टा पर्चा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग एक स्पेशल टाइप का पॉलीमर है, जिसको हम लोग यूज करते हैं इसको स्टोर करने के लिए, ऐसे नहीं कर सकते। तब है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर को बहुत तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा क्लोरीन के तुलना में, और ब्रोमीन के तुलना में, और आयोडीन के तुलना में। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब क्या है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझिएगा? लेकिन अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट किसका? इसके आयंस का, F- और आपका Cl- और Br- और I-। तब क्या है? साइज चूंकि इसका ज्यादा बड़ा है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये क्या करेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। एक तो साइज बड़ा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन है, होल्ड नहीं करेगा। तो अगर रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे तो ऐसा देखें। तब यहाँ पे एक रिलेशन लिखा हुआ है, किसके साथ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ। किसके साथ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ। तो हम लोग लिखते हैं, हायर द इलेक्ट्रोड potential, higher the electrode potential, stronger will be the oxidizing agent. Stronger will be the oxidizing agent. समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यहाँ से अब जब तक ये, अब ये है कि ये जो है आपका सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ इस तरह से भी लिखा रहता है। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्लास 12th में भी आप देखेंगे, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब है कि इसका वैल्यू दिया रहेगा, तभी आप जान पाएंगे। तो इसका वैल्यू जिसका ज्यादा, अगर मान लेते हैं कोई ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग PYQ में करेंगे, क्वेश्चन आया हुआ पूछता है, इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये जिसका वैल्यू ज़्यादा
वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग, और जिसका वैल्यू कम वो कम ऑक्सीडाइजिंग। और नहीं तो इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे भी आपको हम बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं हम लोग इसी सेक्शन में, जो पी ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडेशन बेसिस पे देखें सबसे पहला, और तो ऑक्सीडेशन बेसिस पे हम लोग खुद से देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, और ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बेसिस पे देखेंगे। तो जब तक ये इन्फॉर्मेशन देगा नहीं तब तक हम लोग को जानकारी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन देगा आपको, और जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जस्ट इसका उल्टा। समझ में आया। अब ऑक्साइड्स की बात करें तो दो टाइप का ऑक्साइड, एक सिंपल ऑक्साइड, एक ऑक्सो एसिड्स में भी जहाँ पर क्या होता है ऑक्साइड होता है, ठीक है, या ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं। तो सिंपल हम लोग ऑक्साइड की बात करें तो फ्लोरीन जो है ना वो दो टाइप का ऑक्साइड बनाता है, एक बनाता है F2O और एक बनाता है F2O2, F2O2 समझे। और फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसा रहेगा आपका, ठीक है, और ये क्या रहेगा, +2 रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका -1 होता है, इसका भी -1 होता है। अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसका बात करें तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आता हुआ दिखेगा यहाँ पे, और इसका यहाँ पे -1 है, और इसका यहाँ पे -1 है, और इन दोनों में भी इसका भी यहाँ पे +1 हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ऑलरेडी पेरोक्साइड है लेकिन फिर भी क्या रहेगा, +1 में रहेगा। क्या रहेगा, +1 में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी आप समझ लेते हैं। तब क्या है, जितना भी ये सब ऑक्साइड्स है वो क्या है आपका, अनस्टेबल। क्या है आपका, अनस्टेबल है। समझ रहे हैं। और अनस्टेबल है मतलब बॉन्ड क्या है, आसानी से ब्रेक कर जाएगा, और जब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो क्या मिलेगा, फ्लोरीन मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट, फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स का ये क्या काम करेगा। तब है क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का बहुत सारा, हाँ अब देखिए, अब जो सेशन हम लोग अब जो यहाँ पे हम लोग करेंगे उसमें आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है आपका स्ट्रक्चर, तो क्लोरीन जो है Cl2 जो है वो बहुत टाइप का आपका बनाता है, इसमें कि पहला आपको क्या नजर आ रहा है, तो Cl2O, दूसरा जो है आपका वो ClO2, तीसरा जो है आपका Cl2O6, और चौथा जो है वो Cl2O7, ठीक है। अब सबका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, सबका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तभी क्या है आप आराम से यहाँ पे अगर इसका बात करें तो ऑक्सीजन बीच में और ऐसे और ऐसे, बस फ्लोरीन के साथ ही ऑक्सीजन क्या होता है, प्लस में होता है, बाकी सब में तो क्या होगा, माइनस में ही होगा। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे +1, इसका +1, तो इसका कितना हो जाएगा, -2। समझ में आया। अगर इसकी बात करें तो 2 ऑक्सीजन है और 1 क्लोरीन है। क्या है आपका, 2 ऑक्सीजन है और 1 क्लोरीन। तो आप कह सकते हैं क्लोरीन और यहाँ पे और यहाँ पे, और इन दोनों के साथ क्या रहता है आपका, पार्शियल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है आपका, पार्शियल बॉन्ड रहता है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रहता है, 2 2 4 ऐसे करके। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी हम यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, sp3। क्यों, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, sp3। अगर यहाँ पे क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन देखें, क्लोरीन का देखें तो कितना एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, और एक ये बॉन्ड पे, एक ये लोन पेयर, एक क्या है आपका लोन पेयर। इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, sp2। समझ में आया। अब ऑड इलेक्ट्रॉन है मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि ये पैरा मैग्नेटिक है। क्या है आपका, पैरा मैग्नेटिक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, ठीक है। अब कहीं कहीं पूछा ना कि इसका बॉन्डिंग जो होता है ऑर्बिटल, वो कौन कौन सा ऑर्बिटल करता है। तो देखिए ऑक्सीजन के पास क्या होता है, p पाई होता है, इसके पास भी क्या होता है, p पाई, इसके पास क्या है आपका d पाई है। तो यहाँ जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, p पाई और d पाई। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछता है, ये भी हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। तब इसकी बात करते हैं हम। अब क्लोरीन कितना है, 2 है, तो लीजिए 2 क्लोरीन तो पहले आप लिख दीजिए। 1 ऑक्सीजन दीजिएगा तो 1 ऑक्सीजन यहाँ भी दीजिए। अब 3 ऑक्सीजन बांट दीजिए। क्या करिए, 3 ऑक्सीजन लीजिए तो डबल बॉन्ड करके कर दीजिए। तब क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर इसमें हम लोग आपका देखें क्या नाम है, हाइब्रिडाइजेशन देखें, इस एक क्लोरीन का
तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो sp3, और इसमें भी आपका sp3। कोई दिक्कत समझ में आया? तब लास्ट वाला, और लास्ट वाले का अगर आप इसको समझ गए हैं तो आपको पता ही है कि जो क्लोरीन है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन दे दीजिए बीच में और फिर से डबल बॉन्ड लगा दीजिए कुछ इस तरह से। तो इसमें आपका लोन पेयर भी पूछ सकता है कि कितना लोन पेयर होगा, तो सारे ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 2 लोन पेयर हैं। अब उसमें आप देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि टोटल ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, या ये पूछ रहा है कि पूरे कंपाउंड में कितने लोन पेयर हैं। तो खैर अच्छा है कि यहाँ पे क्लोरीन के पास तो लोन पेयर है नहीं, इसमें क्लोरीन के पास 1 लोन पेयर है, इसमें क्लोरीन के पास ऑलरेडी यहाँ पे कितने हैं, 3 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हैं आपके, 3 लोन पेयर। तो वो ध्यान रखिएगा, आप लोन पेयर वाला भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया? अब sp3 है तो ये क्या कर सकते हैं आप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 4 बॉन्ड पेयर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है। अब क्या है कि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये सब क्या शो करेगा, डायमैग्नेटिक शो करेगा। क्या शो करेगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और चूंकि ऑक्सीजन भर भर के है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है आपका, कह सकते हैं आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? तब हम लोग बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स का। अगर हेलोजन के ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, फ्लोरीन फॉर्मेशन नहीं करता, क्लोरीन करता है, भर भर के करता है। तो क्लोरीन का जो ऑक्सो एसिड है वो क्या है, सबसे पहला HOCl। इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। बताएंगे कैसे याद करना है। तब दूसरा जो है वो आपका HClO2, तो इसका क्या नाम है आपका, क्लोरस एसिड। क्या नाम है, क्लोरस एसिड। तब है HClO3, और तब क्या हो जाएगा आपका, क्लोरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। और HClO4 ये क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, पर। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसमें क्लोरीन का, हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, क्लोरीन फैमिली पढ़ रहे हैं, तो यहाँ -2 और यहाँ +1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +1। यहाँ -4, उसमें से एक चला गया, यहाँ पे +3, और नहीं तो आप खुद निकाल के देखिए अगर हम पे भरोसा नहीं है तो। यहाँ पे +6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +5। यहाँ -6 है, यहाँ +1, -5 उधर जाएगा तो। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, +7। मतलब अगर क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या कहलाता है, हाइपोक्लोरस। उससे 2 ज्यादा तो क्लोरस, 5 है तो क्लोरिक, और मैक्सिमम पे है तो क्या हो जाएगा आपका, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, पर क्लोरिक एसिड। स्ट्रक्चर देख लीजिए, इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो HO और Cl इस तरह से, और इनका कितना है यहाँ पे। अगर इसकी बात करते हैं तो अब है ना, अब क्लोरीन आ जाएगा सेंटर में। क्या आ जाएगा, क्लोरीन सेंटर में। और चूंकि ऑक्सो एसिड है तो एक तो ऑक्सीजन जो है ना हाइड्रोजन के साथ लगेगा, और तब क्या है आपका, 2 ऑक्सीजन है तो एक डबल बॉन्ड कर दीजिए तो 3 गया, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आपका बचेगा। अगर इसमें हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, इसमें देखें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, कितना हो जाएगा, sp3। इसमें अगर देखें तो कितना हो जाएगा, sp3। इसका अगर इधर बना लेते हैं तो कितना आ जाएगा, क्लोरीन सेंटर में एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और आपका एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ही रहेगा, तभी तो ऑक्सी एसिड कहला रहा है, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, एक और ऑक्सीजन बचा है तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दीजिए। तो 2 2 4 और 1 5 और 2 7, एक लोन पेयर रहेगा, 1 2 3 4। अभी भी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो क्या रहेगा, sp3 रहेगा, sp3। ठीक है, तब अगर इसकी बात करें, इसका जो स्ट्रक्चर बना है तो यहाँ पे क्लोरीन डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अभी भी तो हाइब्रिडाइजेशन इनका चेंज नहीं करता है सब में। पहला वाले में भी देखिएगा 3 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड, ऐसे है नहीं, उसका निकालते नहीं है क्योंकि सेंट्रल एटम है नहीं है, तो फिर उसका फिर क्या निकाले हम लोग। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पे sp3 है। समझ में आया? तो ये ऑक्सी एसिड्स हैं, और इस तरह से आपका इनका स्ट्रक्चर है। आपको यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, लोन पेयर भी पूछ सकता है, तो इस लोन पेयर को भी आप इस तरह से जब भी कॉपी में नोट्स बनाएं तो इस तरह से डोनेट करें और उसको लिखें, और ये नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज होइएगा। तब ध्यान दीजिए कि अगर इनका हम लोग कितना H+ रिलीज करेगा,
इसके पास भी एक ही H प्लस है तो ये एक ही H प्लस रिलीज करेगा। इसके पास मतलब सारे के पास कितना है, एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जितने भी एसिड्स हैं इनके बेसिसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 1। तो अगर इक्विवेलेंट अगर मास निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय 1। समझ में आ रहा है। तो ये एक चीज़ था जो हम लोग पहले देख चुके थे, उसको यहाँ पे हम लोग रिवाइज इस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ, इन सब में इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करते हैं, कैसे हम लोग कंपेरिजन करते हैं। अगर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो HOCl और HOBr और HOI, अगर ये पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड और पर आयोडिक एसिड अगर रहे तब क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ है ना डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। समझ में आ रहा है। तो कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मतलब क्यों डिक्रीज कर रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो रहा है, साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक तरह से कह सकते हैं कि आपका रिपल्सन। ऐसे अगर इन ऑर्गेनिक के हिसाब से देखें तो ये क्या है आपका, अगर ऑर्गेनिक के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या है आपका माइनस आई ग्रुप। क्या है आपका माइनस आई ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो रहेगा तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, या कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो ये साइज बढ़ा होगा तो आसानी से रिलीज करेगा। क्या होगा, आसानी से रिलीज करेगा। ऐसा नहीं है, ये जो हाइड्रोजन है वो आयोडीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन को देखिए कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे और ज्यादा। तो जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा। तो आपका जो स्ट्रेंथ रहेगा वो इस तरह से रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज साइज इंक्रीजेस ऑफ हाइड्रोजन। कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का साइज इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर यहाँ पे तो हमला था, हमारा था कि साइज बढ़ रहा था तो वो एसिडिक नेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। डाउन द ग्रुप में हम लोग क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, ऐसे करके इंक्रीज कर। भाई ये हाइड्रोजन डायरेक्टली आयोडीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, मतलब उससे जुड़ा हुआ, आयोडीन से जुड़ा हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तभी क्या है कि अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, या नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर HOCl रहे, क्या रहे, HOCl रहे, आपका HClO2 रहे, HClO3 रहे और HClO क्या रहे, 4 रहे, तब क्या है, स्टेबिलिटी किसका होगा, ऑक्सो एनायन का, जिसका ज़्यादा उसका। तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, उससे इससे कम। क्यों स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया, तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर बनाए थे हम लोग इस तरह से बनाए थे, Cl डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और एक ऐसे H। अगर इसको हम लोग हटा दें, क्या कर दें, हटा दें, तो ये बनेगा Cl, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये O माइनस। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है एक बार, या ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ भी कर सकता है या इसके साथ, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। 3 जगह से ये कर सकता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर Cl लिख दें तो डबल बॉन्ड ऐसे और यहाँ पे ये ऐसे और एक लोन पेयर था। तब क्या है कि ये अगर हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो ये जो माइनस है वो यहाँ पे और ये यहाँ पे, तब कितना है, 3 जगह। यहाँ पे 1 2 3 जगह स्पेस है, यहाँ पे 2 ही जगह स्पेस है, यहाँ पे 1 जगह, यहाँ पे वो भी नहीं है। तो मतलब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर रहेगा ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, और स्टेबिलिटी ज़्यादा तो आपका आसानी से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसलिए जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा वैसे वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो उससे वैसे स्टेबिलिटी भी इनका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। तब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इंटर आयोनिक इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड, उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन मतलब क्या है आपका, कि इंटर हैलोजन जिसकी बात कर रहे हैं, इंटर हैलोजन मतलब हैलोजन हैलोजन के बीच में। ठीक है, हैलोजन हैलोजन के बीच में आपका कंपाउंड बनेगा। तो मान जो टाइप होता है वो बहु टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है। AX टाइप होता है, आपका AX3 टाइप होता है, आपका AX5 टाइप होता है और आपका AX क्या होता है, 7 टाइप होता है। समझ रहे हैं, इतना टाइप का आपका इंटर हैलोजन
कंपाउंड से, इंटर हेलोजन मतलब हेलोजन हेलोजन के बीच में। इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो ClF या ICl, क्या हो जाएगा ICl, दो हेलोजन आपस में अपना क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। इसका एग्जांपल देखिएगा तो ClF3 देखिएगा, ClF3 देखिएगा। तब है इसका एग्जांपल, अगर एक एक एग्जांपल कर लेते हैं, बाद में तो हम लोग करे नहीं करेंगे। इसका BrF2 है और इसका IF7 है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप का आपका जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाता है, वो किसके साथ बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, फ्लोरीन के साथ ही बनाएगा। मतलब इंटर हेलोजन में अगर हेलोजन का संख्या ज़्यादा हो पेरीफेरी पे तो वो साइज सेंट्रल हेलोजन का अगर साइज बड़ा होता चला जाएगा तो वो स्टेबल प्रोडक्ट किसके साथ बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो ये A और X ये क्या हो जाएगा, लीनियर, क्या बनेगा आपका, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, sp बन जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये X, ये ऐसे ऐसे और ये क्या है ऐसे, तो 3, अब ये भी हेलोजन ही है तो इसके पास क्या हो गया, 2 लोन पेयर भी होगा, तो 1 2 3 4 और 5, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 और क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, एक बॉन्ड पेयर था और कितना था, 3 लोन पेयर था, तो 1 2 3 1 2 3 और 1 4 sp3, लेकिन ये लीनियर स्ट्रक्चर है। क्या है, sp3 का ये लीनियर स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? तब देखिए, तब यहाँ पे जो आपका क्या है, आपका ये है और F और F 5 F और तब एक लोन पेयर बचेगा। क्यों, अरे ए है वो भी तो हेलोजन ही है ना। तब क्या है, 5 और 2 7, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 बनेगा, तो sp3 और क्या बनेगा, D2 बनेगा। उस तरह से इसमें आ जाएंगे तो 7 का 7 हो गया, तो आपका कितना बनेगा, sp3 और D3। हाइब्रिडाइजेशन आप इस तरह से निकाल सकते हैं। समझ में आएगा? अब इसका क्या शेप होगा वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब एक ही चीज़ को हम लोग 10 बार नहीं करेंगे, हर वीडियो में नहीं बनाएंगे, जब आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? और आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला, हाइब्रिडाइजेशन का एक अलग सेक्शन है जिसमें फार्मूला से भी हम लोग निकालते हैं आप, और बॉन्ड पेयर गिन के और लोन पेयर गिन के भी बनाते हैं। तो वैसे भी आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। वो हाइब्रिडाइजेशन वाले सेक्शन पे जाइए, 11th में आपको फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लेलिस्ट में आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। 11th प्लेलिस्ट में जाइए, 11th के प्लेलिस्ट में, उसमें इनऑर्गेनिक, 11th का इनऑर्गेनिक, उसमें जहाँ हम लोग पढ़ाए हैं केमिकल बॉन्डिंग, उसी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका, हम लोग लिख लेते हैं। जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड रहेंगे, इंटर हेलोजन, ये हमेशा क्या रहेंगे, ऑलवेज बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मतलब 2 ही टाइप का हेलोजन रहेगा। क्या रहेगा, 2 टाइप का। कभी भी टर्नरी क्वाटरनरी मतलब 2 से ज्यादा हेलोजन एक कंपाउंड में आपको नहीं मिलेंगे। इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में। जो लार्जर एटम होगा, अगर इंटर हेलोजन की बात करें तो लार्जर एटम विल बी सेंट्रल एटम। लार्जर एटम क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रल एटम। और जो स्मॉलर रहेगा वो एटम, वो क्या हो जाएगा आपका, पेरीफेरी। क्या हो जाएगा आपका, पेरीफेरी या सराउंडिंग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ClF3, तो क्लोरीन ज़्यादा बड़ा है तो ये सेंट्रल एटम हो जाएगा, और फ्लोरीन छोटा है तो ये पेरीफेरी पे आ जाएगा आपका, इस तरह से लग जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तभी क्या है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है, सेंट्रल एटम अगर है आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब क्या है, सराउंडिंग एटम में हमेशा क्या होगा, फ्लोरीन होगा। इफ एटम इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सेंट्रल एटम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब आपका क्या हो जाएगा, जो सराउंडिंग एटम है मस्ट बी फ्लोरीन, ये याद रखिएगा। ऐसे यहाँ पे भी देख रहे हैं, और आपका ये जो था ClF
ClF7 था या IF7 था, ये हायर और ये +7 में है, तो क्या है, पेरीफेरी पे फ्लोरीन है और इसके भी पेरीफेरी पे क्या है आपका फ्लोरीन है। ठीक है, तब है कि इंटर हैलोजन जितने भी कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड या लिक्विड होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट, लिक्विड और सॉलिड, समझ में आया। ठीक है, और क्या होंगे, ये हमेशा डायमैग्नेटिक होंगे। वो क्या होगा, ऑलवेज डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तब है कि जो इंटर हैलोजन है आपका, इंटर हैलोजन आर मोर रिएक्टिव। क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन X2। मतलब X2 मतलब Cl2 Br2 और I2। बस खाली क्या लिखिएगा, एक्सेप्ट F2। F2 जो है ना वो ज़्यादा आपका रिएक्टिव है, उसको अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी क्लोरीन है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, आयोडीन का मॉलिक्यूल है, इन सब से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। मतलब ठीक है, ClF3 हो जाएगा आपका, IF7 हो जाएगा, ये जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। समझ में आया। अगर इनके स्टेबिलिटी की बात करें तो डिक्रीज करेगा, साइज का डिफरेंस अगर डिक्रीज करेगा तब। ठीक है, मतलब अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज व्हेन साइज डिफरेंस ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस। ठीक है, साइज का डिफरेंस अगर डिक्रीज करेगा तब। समझ में आ रहा है। मतलब अगर एक ही टाइप का रहे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा लीजिए। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो ClF3 IF3 IBr3, तो साइज का डिफरेंस क्या है, अगर देखा जाए साइज का डिफरेंस सबसे ज़्यादा किसका है, आपका इसका है। अब साइज का डिफरेंस इसका है तो ये स्टेबल होगा, लेकिन अगर जैसे से आएंगे तो ये कम, तो मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ये हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा आपका IBr3 हो जाएगा, और उससे कम हो जाएगा आपका IF3 हो जाएगा, IF3 ClF3 I अच्छा उल्टा कर दिए। ठीक है, ClF3 और IF3, इन दोनों में कौन स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इनका साइज का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। इनका साइज का डिफरेंस क्या है आपका, ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका साइज का डिफरेंस क्या है, कम है। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब है कि अगर आयोनाइज होगा सॉल्यूशन में, मतलब इंटर हैलोजेंस क्या कह सकते हैं, आयोनाइज हो जाता है किसमें, लिक्विड एसिड और सॉलिड एसिड में। अब आयंस आराम से बनाएगा, ये जाएगा तो है ना आयंस में चेंज कर जाएगा, और नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। इंटर हैलोजेंस जितने भी हैं हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रा एसिड या ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेते हैं कि जितने भी इंटर एटॉमिक इंटर हैलोजन जितने भी कंपाउंड्स हैं क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस हाइड्रा एसिड। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रा एसिड, या क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सी एसिड और ऑक्सी एसिड। कब, जब ये रिएक्शन करेंगे, व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब। समझ में आया। जैसे ICl है और
H2O है, ICL है, H2O है, आपका क्या हो गया, ये HCl का भी फॉर्मेशन करता है और ये आपका HOCl का भी फॉर्मेशन, आई है ना, आयोडीन कर दीजिए और तब H2O तो आपका जो है वो अपना रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब जितने भी इंटर हेलोजन हैं उसमें बस फ्लोरीन ही है जो F2 जो है ना स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। आप लिख सकते हैं कि इंटर हेलोजन ऑफ F2 या फ्लोरीन कर सकते हैं। इंटर हेलोजन ऑफ फ्लोरीन are strong fluorinating agents। समझ में आया, कोई दिक्कत? तब जितने भी आयोडाइड्स हैं ये सब का स्ट्रक्चर बनाइए और समझिए, इसमें स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग किए भी हैं, आप ये देखे भी हैं। बाकी अगर इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होता है तो PYQ ऑलरेडी डाला हुआ है, आप पहले नीट का PYQ बना लें, बाद में आप मेंस का PYQ बनाएं और उसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार बुक पढ़ें, बुक को ज़रूर पढ़ें और बुक पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है फिर आप कमेंट करें, मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो जो भी है कुछ नया वीडियो लेके आके आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, थैंक यू।